क्या ये कहना सही होगा कि आज 7 साल का बच्चा भी स्मोक कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पॉल्यूशन की उन लोगों में ही है। पॉल्यूशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है। 3 से 3.5 साल आपकी एज के पॉल्यूशन के कांस्टेंट एक्सपोजर से कम होते जा रहे हैं। वो खून की नसों में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे वो खून की नसों में जाता है तो खून तो हमारी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करेगा, तो वो हार्ट की वेसल्स में जाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है, ब्रेन की वेसल्स में जाने से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है, आँखों में जाने की वजह से आँखों में आपके जलन होती है, आँखों में पानी आता है। ऐसे ही जब ये नाक के अंदर इरिटेशन करती है तो आपको छींकें आती हैं, आपकी नाक बंद हो जाती है। और जब ये सांस की नली में नीचे चली जाती है तो सांस की नली में कंजेशन बनाती है। ये बलगम और म्यूकस ज़्यादा बनने की वजह से जो लंग्स में फंस जाता है तो आपको निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन से कौन सी बीमारियां हो सकती है, इन बीमारियों का इलाज कैसे करें और कैसे हवा में फैली टॉक्सिसिटी को खुद से दूर रखें, इस सब पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स के रेस्पिरेटरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निखिल मोदी। डॉक्टर मोदी, स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया। डॉक्टर मोदी, सबसे पहले तो हमें यही बता दीजिए कि एयर पोल्यूशन किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? अगर हम एयर पोल्यूशन की इस टाइम पे बात करते हैं तो इस टाइम पे मैं कहूँगा चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या एल्डरली हो और बच्चा हो, तो इनमें से हर एक इंसान को पोल्यूशन का इफ़ेक्ट हो रहा है और कोई भी इससे बचा नहीं हुआ। बच्चों में लंग्स अभी डेवलपिंग स्टेजेस में होते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन का एक्सपोजर जल्दी होने से इफ़ेक्ट जल्दी दिखने लगते हैं, और जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लंग्स थोड़े एज के साथ वैसे ही कमज़ोर होने लगते हैं तो उन पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। पर कोई भी एज ग्रुप इस टाइम सेफ़ नहीं है इस पोल्यूशन से। जो लोग स्मोक करते हैं उनकी लंग्स पर एयर पोल्यूशन का असर कैसे दिख रहा है? पोल्यूशन अपने आप में एक लंग को काफ़ी डैमेज करने वाली चीज़ है। इनफैक्ट कुछ बीमारियां जो हम पहले स्मोकर्स में देखते थे सिर्फ, जैसे लंग कैंसर का रिस्क बढ़ना, COPD होना, वो पोल्यूशन से हो रहा है। तो उसके साथ अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो ये तो आप एक दो चीज़ें एक साथ करके और ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लंग्स में। और जो लोग स्मोक नहीं करते, क्या उनके लिए भी ये एयर पोल्यूशन इतना ही खतरनाक है? ऑब्वियसली अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट होने की वजह से ज़्यादा डैमेज है, पर पॉल्यूशन इस टाइम पे इतना ज़्यादा है कि उसका जो डैमेज है वो ऑलमोस्ट स्मोकर्स के ज़रिए होने वाले डैमेज से भी ज़्यादा हो गया इस वक्त। तो आप चाहे स्मोकिंग नहीं भी कर रहे तब भी आपके फेफड़ों पे इफ़ेक्ट होने का चांस बहुत हाई है। दिल्ली का AQI 1000 को पार कर गया है। इस हवा में सांस लेने का मतलब कितना है? एक दिन में तुम कितनी सिगरेट्स पी रहे हो? देखिए, एक साइंटिफिक फार्मूला, एक डिवाइस हुआ था जिसमें बात करी जाती है 0.22 माइक्रोन्स के PM 2.5 का एक्सपोजर पर मीटर क्यूब के हिसाब से, वो एक सिगरेट के बराबर है। तो अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो अगर हमारा PM 2.5 का लेवल जब 500 होता है तो 25 से 30 सिगरेट के बराबर हो जाता है। और 1000 की बात करें तो हम 50 से ज़्यादा तक सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं। 50 से ज़्यादा सिगरेट एक दिन में नॉन स्मोकर्स के लिए? नॉन स्मोक। और जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए तो ये नंबर और भी हाई है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे। लंग्स के अलावा और कौन से बॉडी पार्ट पर एयर पोल्यूशन खतरनाक साबित हो रहा है? देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो PM 2.5 की बात करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस पोल्यूशन में, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस का मिश्रण जो होता है जो लंग्स पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। पर PM 2.5 की बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो PM 2.5 माइक्रोन्स की हम बात कर रहे हैं। वो पार्टिकल इतना छोटा है कि जब हम उसको इनहेल करते हैं तो लंग्स में वो गहराई तक चला जाता है, डीप चला जाता है, और इतना डीप जाने के बाद वो खून की नसों में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही वो खून की नसों में जाता है तो खून तो हमारी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करेगा, तो वो हार्ट की वेसल्स में जाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है, ब्रेन की वेसल्स में जाने से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है। तो बाकी सारे ऑर्गन्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। जो एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जितना पॉल्यूशन से आप अपने आप को बचा सकेंगे उतना बेस्ट है। तो जितना मिनिमाइज़ आप अपना पॉल्यूशन का एक्सपोजर कर सकते हैं उतना ही आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, एक तो पहले आप पॉल्यूशन का लेवल देखिए।
पोल्यूशन का लेवल जब बहुत ज़्यादा है, जो हम देखते हैं कि सुबह के वक्त और शाम के टाइम पे हवा ठंडी होने के कारण एयर सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उस टाइम पे आप बाहर मत निकलिए। धूप आने से, एयर गर्म होने से सर्कुलेशन, एयर स्पीड फास्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा बेटर होता है, तो उस टाइम पे निकलिए अगर बहुत ही नेसेसरी है। बच्चों को और बूढ़ों को तो बाहर इस टाइम पे निकलना ही नहीं चाहिए, और निकल भी रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगा के निकलें। मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्ट पोल्यूशन जो आपके अंदर जा रहा है, अगर हम N95 की बात करें तो वो 95 रेटिंग है कि वो 95% तक ये पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है। तो ये लगा के जाएंगे तो पॉल्यूशन का एक्सपोजर आपका 95% तक कम हो सकता है। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप सबसे बेस्ट स्टेप होता है अपने आप को बचाने का। आजकल लोगों की सांस फूल रही है, सांस उखड़ भी रही है, क्या इस सब के पीछे का कारण भी एयर पोल्यूशन ही है? बिल्कुल। जब आप जैसे हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर की और गैसेस की, जो ये गैसेस होती हैं ये इरिटेंट होती हैं। तो जैसे ही आप डायरेक्टली इन हवाओं को एक्सपोज होते हैं, आँखों में जाने की वजह से आँखों में आपके जलन होती है, आँखों में पानी आता है। ऐसे ही जब ये नाक के अंदर इरिटेशन करती है तो आपको छींकें आती हैं, आपकी नाक बंद हो जाती है, और जब ये सांस की नली में नीचे चली जाती है तो सांस की नली में कंजेशन बनाती है, जिससे खांसी, सांस भारी होना, और सांस पूरी तरह ना ले पाने की वजह से आप सांस में ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इसलिए एग्जॉस्ट जल्दी हो जाते हैं, थक जल्दी जाते हैं। तो ये सारा कुछ इससे बिल्कुल एक्सप्लेन होता है। आजकल लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और लगातार आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, खांसी ऑब्वियसली पोल्यूशन की वजह से हम जैसे कह रहे हैं, तो एक तो अपने आप को इसका एक्सपोजर मिनिमाइज़ कर सकें तो आपकी खांसी कम होगी। कुछ घरेलू स्टेप्स होते हैं, नुस्खे होते हैं जो हम पुराने ज़माने के कहते हैं, जिससे खांसी कम करी जा सकती है। पर हमें ये समझना चाहिए ये सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव कर रहे हैं घर के नुस्खे, ये आपकी पोल्यूशन से होने वाले लॉन्ग टर्म डैमेज को कम नहीं कर रहे। तो स्टीम लेना, पानी गुनगुना करके नमक डाल के गार्गल्स करना, उसके अलावा अदरक और शहद का रस लेना, और ये आपकी जितनी ये हर्बल टीज़ होती हैं ये सब लेना, इससे आपके गले को सूदिंग होने से और पॉल्यूटेंट्स को क्लियर करने से खांसी थोड़ी हद तक कम हो जाएगी। पर बाकी अगर खांसी इतनी ज़्यादा है फिर तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और लोगों को छींकें भी बहुत आ रही है, लगातार 10-12 छींकें आती रहती है, उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स? उसमें भी जैसे कि मैंने बताया कि गैसेस का डायरेक्ट एक्सपोजर से जो इरिटेंट गैसेस होती हैं, जैसे ही वो नाक के अंदर जाती है वो इरिटेशन करती है, खुजली करती है, और आप छींकें मारने लगते हैं, नाक बहने लगती है। तो मास्क लगा के एक्सपोजर कम करें, स्टीम लेने से अंदर का रास्ता साफ़ होगा। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप सिम्टम्स को थोड़ा हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जब एक्यूटली हम बात करें, सर्दियों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक्यूटली पॉल्यूशन का लेवल राइज करता है। तो इस टाइम पे एक्यूट इतना सीवियर लेवल का एक्सपोजर की वजह से एस्थमा के जो सिम्टम्स जिनको हैं, जिनको एस्थमा की बीमारी है, उनके सिम्टम्स एकदम से बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों का एस्थमा नहीं भी है तो ये इरिटेशन, खांसी वाले सिम्टम्स रह सकते हैं, और ये बलगम और म्यूकस ज़्यादा बनने की वजह से जो लंग्स में फंस जाता है तो आपको निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। फ्लू के इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होने का चांस हो जाता है, और इसके अलावा टीबी जैसे इन्फेक्शंस भी आपको ज़्यादा हो सकते हैं। ये तो हम अक्यूट की बात कर रहे हैं, पर अगर हम देखें तो पोल्यूशन का लेवल कभी भी बिल्कुल नॉर्मल कभी भी नहीं रहता। इवन गर्मियों में भी पीएम लेवल हाई रहता है। अगर हम मेजर स्टेट्स की और सिटीज़ की बात करें तो आपका जो कांस्टेंट एक्सपोजर होता रहता है, उसकी वजह से जब लॉन्ग टर्म अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर डिपॉजिट होता है, लंग्स में चेंजेस प्रोड्यूस करता है, तो आपकी सांस की नलियों में परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिससे आपको COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें आपको सांस रेगुलर फूलता ही रहता है, थोड़ा भी एक्सर्ट करते हैं आप सांस फूलते हैं। आपको लंग कैंसर जैसी घातक बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जब ये ब्लड वेसल्स में जाने से आपको हार्ट अटैक का रिस्क, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क, ये सब भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन के एक्सपोजर से हम देख सकते हैं। इनमें से जानलेवा बीमारियां कौन कौन सी हैं? आपको निमोनिया भी अगर ज़्यादा सीवियर हो और आपके लंग्स कमज़ोर हो चुके हैं पॉल्यूशन से, तो वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। लंग कैंसर तो अपने आप में, कैंसर अगर हम है उसको अर्ली स्टेज में ना पकड़े तो वो तो घातक है ही है। COPD भी ऐसी बीमारी होती है जो एक बार हो जाए तो वो प्रोग्रेसिव है, मतलब वो हो गई तो वो और धीरे धीरे करके लंग्स डैमेज होते ही चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी आपको जानलेवा बन सकता है। और सीवियर हार्ट अटैक आ जाए और स्ट्रोक आ जाए तो ये भी
घातक बीमारियों में ही इंक्लूड किया जाएगा। डॉक्टर मोदी, सबसे पहले हम अस्थमा के बारे में बात कर लेते हैं। अस्थमा में एग्जैक्टली होता क्या है? अस्थमा एक तरह की एलर्जी की बीमारी है। तो पहले के टाइम पे जब अस्थमा की हम बात करते थे तो हम मोस्टली आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी की बात करते थे। तो जैसे फूलों में से पॉलन्स हवा में बिखरे रहते हैं, तो जैसे ही आपको स्प्रिंग सीज़न या पॉलन्स का सीज़न आता है तो उस टाइम पे उनके सांस के रास्ते में एक्सपोजर से आपके अंदर एलर्जी के प्रोटीन ज़्यादा होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जिससे आपको खांसी, ज़ुकाम, सांस जैसी बीमारी हो सकती थी। उसके अलावा कैट्स, डॉग्स जो पेट्स होते हैं उनमें डैंडर्स होते हैं, उसके एक्सपोजर से भी कई लोगों को, तो ये फैक्टर्स की बात करते थे। पर इस टाइम जो इरिटेंट गैसेस आप एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से भी जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जो पॉल्यूशन के पार्टिकुलेट मैटर से भी होते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज हो गया है रादर देन जो पहले एक्चुअली अस्थमा की बीमारी थी। तो ये है एलर्जिक रिएक्शन ही, तो जिसमें हम हवा में बिखरी हुई चीज़ों के अगेंस्ट सीवियर रिएक्शन बॉडी देने के कारण सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और सांस और खांसी की दिक्कत आती है। क्या बढ़ते प्रदूषण से अस्थमा और गंभीर होता जा रहा है या कुछ ऐसे टिप्स भी है जिसकी मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अस्थमा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हुआ करते थे अस्थमा के, हल्की फुल्की दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं, आज की डेट में इस पॉल्यूशन की वजह से उनको सिम्टम्स कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई बार जब सीवियर हो जाता है तो पेशेंट को एडमिशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है। इमरजेंसी विजिट्स हम देखते हैं अस्थमा वाले पेशेंटों की बढ़ जाती है, उनको नेबुलाइज़र देना पड़ता है, कई बार स्टीरॉयड्स तक की दवाइयाँ उनको ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली दिक्कतें तो ज़्यादा बढ़ ही रही हैं अस्थमा वाले पेशेंटों में। और इसमें अगेन जो है अस्थमा का जो फर्स्ट लाइन हमें ट्रीटमेंट हमने मेडिकल कॉलेज में जब से हम आए हैं तो पढ़ा है कि आपको एलर्जन से अपने आप को बचाना है। जो चीज़ हवा में एलर्जी कर रहे हैं उनसे दूर रहना है। तो पॉल्यूशन से बचने का तरीका फिर वही मास्क आता है, तो मास्क लगाएंगे तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन चीज़ों। इस एयर पोल्यूशन के समय में एयर प्यूरिफायर कितनी कामयाब है? एयर प्यूरीफायर अगर हम बात करें, जब शुरू में ये आए थे तो एयर प्यूरीफायर का मकसद था एलर्जी वाले पेशेंटों में, जहाँ अस्थमा वाले हम पेशेंटों की बात कर रहे थे, तो कई लोगों को घर में जो डस्ट होती है, डस्ट माइट्स होती हैं उसमें, जो इनहेल करने से अस्थमा के अटैक्स प्रेसिपिटेट होते हैं। तो शुरू में जब वो इंट्रोड्यूस करे गए थे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करे गए थे कि वो घर में रखेंगे, डस्ट वगैरह नहीं रहेगी तो उनको अस्थमा के अटैक्स नहीं होंगे। पर इस टाइम पे वो एयर प्यूरीफायर्स काफ़ी हद तक पॉल्यूशन के लेवल्स को कंट्रोल करने में भी कर रहे हैं। बट उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमें थोड़ा संभल के एयर प्यूरीफायर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये इंडस्ट्री पॉल्यूशन की वजह से इतनी बढ़ गई है कि लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स आ रहे हैं। तो क्वालिटी और जो एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना बड़े कमरे को प्यूरीफाई कर सकता है, तो आप छोटा एयर प्यूरीफायर बड़े एरिया में लगा देंगे वो कोई काम नहीं करेगा। तो उसकी प्लेसमेंट उसका कहाँ पे है वो प्रॉपर है। प्रॉपर हेपा फिल्टर जो इफेक्टिव फ़िल्टर्स होते हैं, हालांकि वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं नॉर्मल फ़िल्टर से, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव फ़िल्टर होते हैं क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस को भी फ़िल्टर करते हैं। तो ये सब आपके एयर प्यूरीफायर में हैं तो ये फ़ायदा करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और क्या एयर पोल्यूशन से बचने के लिए कोई घरेलू नुस्खे भी हैं जो हमें रोज़ाना करने चाहिए? घरेलू नुस्खे जो हैं हमारे, वो तो जैसे मैंने बताया था कि डाइट और ये सब आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद करेंगे, एक्सरसाइज और ये। बाकी जो घरेलू हम चीज़ें करते हैं वो हमारे को जो इमीडिएट एक्सपोजर, ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से जो इरिटेंट सिम्टम्स आते हैं उन सब को कंट्रोल करते हैं। लॉन्ग टर्म डैमेज अगर हम सोच रहे हैं कि हमने स्टीम ले ली तो हमारे को कल को जो पोल्यूशन से होने वाले लंग कैंसर का रिस्क है वो कम हो गया, हमने काढ़ा पी लिया, हमने हर्बल टी पी ली, उससे वो नहीं होगा। आप स्टीम लेने से, गार्गल्स करने से अपने लोकल्स जो सिम्टम, गले में खराश, खांसी, नाक में छींके आना, नाक बहना, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बस उतना ही घरेलू नुस्खों का फ़ायदा है, इससे ज़्यादा नहीं। एयर पोल्यूशन के इस समय में लोगों की सांस बहुत जल्दी फूल रही है, तो उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपकी सांस फूल रही है तो आपको इमीडिएटली एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट उससे सबसे पहले ये पता लग जाएगा कि कोई परमानेंट डैमेज होने वाली चीज़ तो नहीं है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको जल्दी मिलने से और राइट गाइडेंस मिलने से आप अपने आप को होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं। तो टाइमली राइट एडवाइस राइट टाइम पे फॉलो करने से आप अपने आप को इस पॉल्यूशन के डैमेज से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर मोदी, एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे के बारे में हमारे दर्शकों को अलर्ट करने के लिए। शुक्रिया।